मित्रों नमस्कार। आज हमारे बीच में के कुमार जी, जिनका पूरा नाम केदारनाथ जी है, पाकिस्तान से वो दुखद स्थिति, ऐसी परिस्थितियां जिससे निकलते हुए आए और आज प्रयागराज की धरती पर कठिन संघर्ष करते हुए कई मुकाम को हासिल किया है। ये आपका परिचय है और आपकी ये पुस्तक है जिसको हमने पढ़ा तो आपके बारे में पता चला, तो एक इच्छा मन में जागृत हुई कि आपसे आपकी यादें, आपसे बातचीत करके ये जो पूरे भारत के लिए एक संदेश बनेगा कि कैसे किन विषम परिस्थितियों में हमारे भारत के लोगों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष में अपनों को खोते हुए अपने आप को बचाए रखा। आज की हमारी यात्रा अखंड भारत से भारत की ओर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। धन्यवाद। कि आपको हमसे आज बातचीत होगी और आपके माध्यम से हमारे भारत के लोग उस भारत की पीड़ा को, उस बंटवारे की पीड़ा को जानेंगे। कैसी रही आपकी यात्रा और कितने वर्ष की उम्र में, आपकी क्या उम्र थी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? मैं 12 साल का था और 4th क्लास में पढ़ता था। डीवी स्कूल में पढ़ता था। शहर का नाम भेरा, डिस्ट्रिक्ट सरगोधा, अमृतसर से 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यात्रा शुरू होती है। यात्रा के पहले हमने यात्रा शुरू की 16 सितंबर 1947 में। उसके 3-4 महीने पहले ही हिंदुओं का निकलना घर से मुश्किल हो गया था और टांगे से जो सवारी करते थे उनकी लाशें ही प्राप्त होती थी। लिहाजा पूरे सफर 2-3 महीने से पहले से ही बंद। जिस समय बंटवारा हुआ उस समय आपकी उम्र, आपकी 1935 आपकी जन्म तिथि है, तो 12 साल की उम्र थी। तो उसके पहले भी कुछ न कुछ तो जानकारी आपको रही होगी उस समय। क्या पहले से थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि आपकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई होगी, सुभाष चंद्र बोस जी से, क्या किसी से बड़े राजनेता से या किसी और लोगों से आपकी मुलाकात हुई थी? हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे। उन दिनों में सुभाष चंद्र बोस का बहुत नाम था। हमारे आज़ादी के एक गुरु हैं, आज़ाद होने वाले। वो भेरा आए आप जगदीश चंद्र बोस के साथ। 42 की बात है, 43 की याद नहीं है। हम लोग 12 लड़के, एक आज़ाद हिंद कोर था बच्चों की संग। अच्छा, ये बच्चों की? अच्छा, आज़ाद हिंद कोर। उसमें पता चला सुभाष जी आए हैं। हम लोग 12 लड़के स्कूल से हम पहुंचे। पुलिस ने जाने नहीं दिया। हम लोग रेलवे लाइन के पीछे से जाते हुए सुभाष चंद्र बोस बस पीछे से झांक रहे थे। हाथ निकाला, हाथ मिलाया और उसके बाद बढ़ते जाओ, बंगाली में कहा बढ़ते जाओ कह के हम लोग दौड़ के खुशी के साथ स्कूल में वापस आए। ये टाइम था करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे का। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 12 साल। देखिए 10 साल और 12 साल की उम्र में आप सुभाष चंद्र बोस जी से मिले और वो आजादी का जुनून, वो देश के लिए देशभक्ति की प्रेरणा, और ऐसे समय में जबकि अंग्रेजों का शासन था और उसमें पाबंदी भी थी, कोई किसी से मिल नहीं सकता था, एक साथ रह नहीं सकता था। उसके बाद क्या महात्मा गांधी जी से भी कोई मुलाकात हुई आपकी? महात्मा गांधी जी से नहीं हुई, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी से हुई। राजेंद्र प्रसाद जी से मिला। एक संस्था थी जिसमें ये पाकिस्तान के बाद की बात है, जब बंटवारे के बाद की बात है। पहले जो बात थी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई थी और किसी से नहीं मुलाकात। ये आभास तो कैसे हो गया कि हिंदू और मुस्लिम अलग एक दो राष्ट्र की परिभाषा तो संकल्पित हो गई थी वहां से, तो आपको जब आभास हुआ तो वहां तो हिंदू बहुल क्षेत्र था। लाहौर में भी बहुत सारे इतिहास हमारे लिखे गए हैं। यानी 40% करीब हिंदू थे, 60% मुसलमान थे। अच्छा, जहाँ आपका निवास था। 40% ऐसा था, अगस्त जुलाई के महीने में ही ये स्टार्ट हो गया था हिंदू मुसलमान। 1946 में, 1940 के एंड में। हाँ, ये हो गया था, हिंदू मुसलमान अलग में। सब एक लोगों को नफरत की निगाह से देखने लगे थे। सब कोई हिंदू मिले तो उसको तंग किया जाए, तो ये हालत हो गई थी, निकलना मुश्किल था। तो करीबन 12-13 सितंबर को ही मिलिट्री के अनाउंसमेंट होने लगे कि घर से जितने हिंदू हैं सामान लेके बाहर खड़े हो जाएं। मिलिट्री के अनाउंसमेंट होता था। मतलब आर्मी तो कौन सी आर्मी थी? पाकिस्तान की मिलिट्री थी। पाकिस्तान की? अंग्रेजों की आर्मी थी? नहीं। अच्छा, मुस्लिमों की अलग से आर्मी नहीं थी वो, मतलब वो इकट्ठा हो चुके थे मुस्लिम। अच्छा, देखिए मित्रों, यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे। उस समय कितनी सजगता थी और कितना बड़ा प्लान था कि इन्होंने अपनी आर्मी बना ली थी और अपनी आर्मी के माध्यम से पूरा पुकार रहे थे। ये लाहौर, पूरे लाहौर में या कहाँ एरिया में था? ये मेन सरगोधा, एक बुलवाल, मियांवाली और बहावलदीन, ये जिले ज्यादा प्रभावित थे। ऐसा लगता था हमारे दुश्मन मुसलमान हैं, मुसलमान हमको दुश्मन समझते थे। अच्छा, ये हालत थी। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोग समझ गए
कि अब हम लोगों को निकलना है। एक किस्सा और बीच में आ जाता है दिमाग में। जी 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हम लोग सुभाष चंद्र कोर के जो मेंबर्स थे, घर की छत के ऊपर सब चढ़ गए और तिरंगा झंडा लगा दिया अगस्त को, अच्छा वहां पर वहाँ पर पाकिस्तान में। और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। अब जैसे ही झंडा लगा वैसे फायरिंग शुरू हो गई झंडे के ऊपर। अच्छा झंडे के ऊपर तो ये पाकिस्तान की जो आर्मी बनी थी वो उसने फायरिंग कर रही थी। अब पाकिस्तान आ चुका था, अच्छा 14 अगस्त को आ चुका था। वो फायरिंग शुरू हुई। हम लोग ऊपर से 14 फीट 12 फुट की ऊंचाई थी, पूरे छत से 12 लड़के नीचे कूद गए। अच्छा पूरी छत से नीचे कूद गए, फायरिंग से डर लगता है कि फायरिंग हो गई। जब गए तो सीधा भूसे के कमरे में सबके अंदर माताओं ने ताला लगा दिया। हम लोग वहीं 3 दिन भूसे के कमरे के अंदर बंद थे। मिलिट्री आई, चेक करके चली गई, हम लोग बच गए। अच्छा वो उद्देश्य उनका था कि सबको मार दिया जाए, मार दिया, ये भी था हाँ कि बिल्कुल सबको मार दिया जाए सबको मार और दिया। किसी को जिंदा न छोड़े। तो ना। आप भूसे के कमरे में बैठे। वो बाहर से ताला लग गया, तलाशी हुई, सबको जितने 12-14 लड़के थे सब अंदर पड़े थे, चुपचाप साइलेंस अंदर। कोई दूसरे से बात नहीं करता था, बस अंदर भूसे के ऊपर हमारे भूसा था, अंदर छिपे थे। ये किस्सा आज तक को याद है, कैसे हम लोग वहां से बचे। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब अनाउंसमेंट हो गए कि हिंदू हैं वो बाहर निकल आए अपना सामान लेके, 1 दिन 2 दिन चला, लेकिन अनाउंसमेंट कंटिन्यूअस होता रहा। जब अनाउंसमेंट हुआ तो फिर 1 दिन मिलिट्री घरों में घुस गई सबके, अच्छा सबके घरों में घुस घर में गए। घुस गई। सब डर के मारे दूसरे दिन हम लोग, एक बक्सा होता था उस वक्त, जी। देखी नहीं होती, लेके दरवाजे पर खड़े हो गए। यानी जितने 3000 आसपास के मकान थे सब के सब, ये सोच के कि हम लोग वापस आएंगे, कि जैसे पहले बर्मा में हुआ था कि वापस लोग चले गए। जी जी लेकिन हम लोग भी यही सोचे थे। लेकिन रात भर जमीन आखिरी वाली कमरे में भी सोचते, उसमें सोना जेवर कागजात सब रख के आए, ऊपर से प्लास्टर। अच्छा मतलब हाँ। अपने घर में ही हाँ। आप अपने घर के आभूषण हाँ। और जो भी पैसे उसे जो हाँ, संपत्ति रख- रही होगी हाँ। उसको आपने वहीं दफन कर वहीं दिया। दफन कर दिया ऊपर। आए था मिलिट्री वाले, आए था कि कूड़े की तरह ट्रक में फेंक दिया। और उसी वक्त स्टेशन बड़ी भीड़, पूरा शहर वहाँ मौजूद। तो देखा बात क्या, फिर गाड़ी आई, गाड़ी में 3500 आदमी करीब लादे गए अमृतसर जाने के लिए। अच्छा ट्रकों में? हाँ नहीं, ट्रेन पे। अच्छा ट्रेन में। दूसरे दिन ये सूचना मिली कि वहाँ 3000 की लाश पहुंची है, आदमी एक बच्चा भी वहां नहीं पहुंचा। अच्छा जितने लोगों को भेजा गया था वो उन सब की लाशें वहां पहुंची। बाथरूम में लाशें मिली, सीटों में मिली, एक भी आदमी जीवित अमृतसर नहीं पहुंचा, सब लाश की गाड़ियां वहां पहुंची। मित्रों देखिए ये वास्तविकता है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई किताब की कहानी की बात नहीं कि कोई गलत चीज हो गई। आप सोचिए 3000 व्यक्ति लगभग, और हो सकता है संख्या ज्यादा भी हो सकती है, उन 3000 लोगों को एक बच्चा भी, जिसमें बच्चे बूढ़े महिलाएं सब रही होंगी, किस निर्ममता से उनकी हत्या की गई थी। ठीक है आगे आप। उसके बाद अपनी बारी आई, चलिए हमारे फादर ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे स्टेशन पे। जब वो गाड़ी गई है, मरना है तो यहीं मरेंगे, क्यों अच्छा। गाड़ी में मरेंगे। फिर ये तय हुआ, अच्छा जी पठान मिलिट्री बोला, मिलिट्री चेंज करो। अच्छा ये जो मुस्लिम आर्मी थी एक हाँ, तरह से, हाँ, तो हाँ। पठान आर्मी क्या कुछ अलग रहते थे क्या उसमें? मतलब उनके विचार दूसरे होते अच्छा, थे, वो- थोड़ा डिस्टिंक्शन था। अच्छा वो थोड़ा सा अपने रूल नियम का पालन हाँ, करते हाँ। थे कुछ। जैसे ही 15 किलोमीटर गाड़ी चढ़ी, उसी तरह से पेड़ सामने रख ट्रेन लाइन में लगा दिया गया और गाड़ी रुकी और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा मतलब वो ट्रेन के आगे पेड़ गिरा दिए गए थे, हाँ। पत्थर बोल्डर रख दिए गए, सब मतलब कि ट्रेन को रोक लिया जाए। उस शहर का नाम था म्यानी, उस पर रोक दिया गया, फायरिंग हो गई। तो मिलिट्री ने अनाउंस किया, बिल्कुल घबराइए ने सर नीचे रखिए। और जो कैप्टन था उसने सबसे पहला काम किया, ड्राइवर को मार दिया, जो ड्राइवर गाड़ी अच्छा, का ट्रेन था। का, हाँ। और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग। और हम लोग कहा कि अक्सर उस तखत होते थे नीचे ट्रेन के अंदर, तो नीचे सीट सामान रखने की होती थी ट्रेन से, तो आप लोग नीचे से लेट जाइए या सर ना उठाइएगा। लेकिन करीब आधे घंटे के अंदर सब मामला साफ हो गया। वो जो कैप्टन था मिलिट्री का, उसने ट्रेन चलाई और नेक्स्ट जंक्शन अच्छा मतलब वो पठान आर्मी ने हाँ, वो मोर्चा लिया, हाँ, तो उन लोगों को मार दिया गया। भगा दिया गया। अच्छा तो फिर ट्रेन आगे? फिर आगे बढ़ी नेक्स्ट स्टेशन पे, जंक्शन में। जब वहां देखा कि सारे वाटर टैप से तोड़ दिए गए, मिलिट्री चेंज होनी थी। अच्छा और वहां पे पहुंचने पे ये हुआ कि आपको उतरना है और 3 किलोमीटर स्कूल में कैंप लगेगा। उसका नाम था मंडी बावलदीन। हाँ। ये कहाँ की किस जगह की बात है?
ये लाहौर से करीब 200 किलोमीटर अच्छा, पहले है। लाहौर से 200 किलोमीटर पहले की। तो वहाँ पे पूरा का कैंप पैदल सब चल रहे हैं। रास्ते में पानी नहीं, पानी के टैप तोड़ दिए गए। अच्छा, मिलिट्री जो बट होता है ना उसके, उससे मार के ले जा रही थी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम छोटे थे, पीछे थे, तो हुआ कि मेरे हाथ में बक्सा था, उसमें जेवर थे। अच्छा वो अहमद करके कोई मिलिट्री वाला था, उसने मुझसे वो छीन लिया। अच्छा, मतलब आर्मी वाला आर्मी हाँ। के भेष में ही हाँ, आपका बक्सा भी छीन लिया। छीन लिया और सब निकल चुके थे, मैं पीछे था। अब बट मारते मुझे 3 किलोमीटर तक ले गए, पूरे सच में। देखिए, मतलब उसके बाद भी छीनने के बाद आपके साथ कितना घोर यातनाएं दी गई, मारते हुए 3 किलोमीटर ले जा गया। तो आपके साथ जो रहेंगे सबको मारते हुए ले जाया वो गया? आगे निकल चुके थे। अच्छा, वो आगे निकल। वो उसकी निगाह मेरे बक्से के ऊपर थी, अच्छा, इसलिए रोका हुआ था, हम रुके हुए थे। तो जब वो पहुंचे, सब खुश हुए कि बच गए बच गए, रोने भी लगे सब लोग। हाँ। वहां देखा स्कूल में क्या था, एक बड़ा घेरा लगा हुआ था, सबका घेरे में बैठे हुए थे और बीच में चिता जल रही थी। अच्छा, वो सब लोग घेरा था और बीच में चिता जल रही थी। और ये देख रहे थे, 3-4 हजार आदमी करीब था घेरे में, और ये देख रहे थे हर 15 मिनट में एक लाश उस पर फेंकी जाए। तो ये लाश कहाँ से आ रही थी? हम ही लोगों में से जा रही थी, वो इसलिए कॉपर सल्फेट आटे में था। अच्छा, उसमें मतलब जो लोगों को भेजा गया था स्कूल में, हाँ। उनके साथ भी साजिश की गई। हाँ। और उनको कॉपर सल्फेट खिला दिया गया, आटे के साथ देते आटे थे। के साथ। अच्छा। वो जैसे किसने छान लिया वो तो बच गया, हाँ। और जिसने नहीं छाना 15 मिनट के अंदर पार। अच्छा, वो मरते जा रहे तो बीच में चिता थी और लोग उनको जलाते जा रहे थे। चिता फेंकने वाले मिलिट्री वाले थे, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले पाकिस्तान के। तो सबको जान का खतरा हुआ, अब क्या होगा, यानी सब मरने को तैयार हैं। अब एक दूसरे को देखते थे, अब किसकी बारी है ये देखते थे हम लोग, कि छोटा भाई जाएगा कि बुआ का लड़का जाएगा, एक दूसरे, और किसकी बारी आई देखते थे। आखिर में हमारे बड़े भाई साहब थे, वो मुसलमान बन गए वहां पर। अच्छा, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब वो लुंगी पहन के मारो हिंदुओं को, मारो हिंदुओं को, वो कहते कैंप से भाग गए। अच्छा। उन्होंने मैनेज किया कि मैं अमृतसर कैसे पहुंचूं, लाहौर से किसी भी तरह से। मैं कैसे गए ये नहीं मालूम है, लेकिन वो अमृतसर पहुंच गए, मुसलमान बन गए। यहाँ लाहौर तक तो मुसलमान थे, बब्बू जी के भाई जी, वो पहुंच गए। वहाँ हमारे कजन जो थे, चाचा के लड़के थे, वो विंग कमांडर थे मिलिट्री में। अच्छा। उनके पास पहुंचे अमृतसर, तो उन्होंने 2 ट्रक हम लोगों के लिए कैंप भेजे। अच्छा, नहीं तो ये कैंप भारत की सेना थी या पहुंची जो आपको भेजे मदद के लिए? नहीं, वो तो हमारे कजन थे, इंडिया के अंदर पहुंचे। अच्छा, वो भारत के अंदर थे। उन्होंने सरदार मिलिट्री के साथ 2 ट्रक हम लोगों के लिए मंडी भावलदीन भेजे, कि हमारे रिश्तेदार सब फंसे हुए हैं, जाके निकाल के ले आओ। जब ट्रक पहुंचे वहां पे तो सब लद गए, कोई रिश्तेदार ने जो भी मिला सब 250 आदमी 300 आदमी, जान सबकी खतरे एक ट्रक में। एक ट्रक में जितने लद सके, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, बच्चे भी, बुढ़े भी, औरतें भी, जान सब किसी तरह से, मतलब जिसको जान बचाना है तो ट्रक में आ जाओ। और सब ट्रक में करीब 4 घंटे रुका, उसके बाद चले ट्रक। उसके बाद सरगोधे एक झेलम नदी की, वहाँ भी झेलम नदी सरगोधा के पे है, एक तरफ ढाल होती है, एक तरफ वो एक ट्रक आगे वाला रात के 12 बजे उलट गया। वहाँ कुछ लोग डेथ हो गई, लेकिन वो ईश्वर दया से एक पेड़ आ गया 80 डिग्री के ऊपर ऐसा, उसमें सब लोग 2-4 कई लाशें हुई, लेकिन सब बच गए वहाँ पे। फिर अच्छा, फिर हमारे सरदार मिलिट्री ने अनाउंस किया कि आप ढाल के नीचे सर नीचे करके सब लेट जाइए, और जैसे ही लेटे ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई। वो फायरिंग इसलिए हुई थी कि मिलिट्री को मालूम हो गया था पाकिस्तान को कि हिंदू जा रहे हैं। वो फायरिंग के लिए हमें ये ऑर्डर हुआ कि आप जमीन की तरफ मुंह करके सर न उठाइए, तो लेटे रहिए हाथ आकर, और जिसने हाथ उठाया, सर उठाया, उसकी जिम्मेदारी हमारी मिलिट्री की नहीं होगी। और वो डिब्बे फेंकते थे खाने के। 3 दिन जितने आदमी थे हम लोग ऐसे लेटे हुए। तो 3 दिन तक आप लोग 3 उसी दिन स्थिति में लेटे रहे? क्योंकि वो क्रेन उठाने के लिए अमृतसर से आना था, पाकिस्तान ने क्रेन नहीं दिया। अच्छा। वो क्रेन को, उस ट्रक को सीधा करने के लिए इधर से ट्रक आया, उसने उसको सीधा किया, तब हम लोग फिर दूसरे दिन ट्रक चला। अच्छा, किसी को न पखाने की चिंता थी, न पेशाब की चिंता तो थी। ये ट्रक कहाँ पहुंचा आके? ये तो पहले ये सरगोधा के बिल्कुल पास, झेलम नदी के पास। अच्छा, मतलब भारत की सीमा में आ गए? नहीं, अभी वहीं है। अच्छा, अभी वहीं। वहां से ट्रक चला, लाहौर पहुंचे, अनारकली बाजार में रात के 12 बजे वहां भेजे के फिर टायर पंचर कर दिए गए। अच्छा, वहां भी मतलब आपकी कठिनाइयां लगातार बनी रही? वहां टायर पंचर कर दिए गए। अब
सब फिर उतार दिए गए सब, बिल्कुल नंगा करके, जनेऊ पहन कुछ भी हो, बिल्कुल नंगा करके चलो। यानी जितने थप्पड़ खाने थे थप्पड़ खाए, लात खानी थे लात खाए। मिलिट्री थी, मतलब ऐसे हिंदू लगते थे जैसे वो हम सांप है काटने के दौड़े, और ये हमारे लिए वो सांप थे काटने के लिए। इतना डर लगा हुआ था कि किसी तरह से बचे। खैर ट्रकों पे बैठ गए, लेकिन अच्छा वहाँ पंचर और ट्रक वाली बात आ गई कि पंचर है कैसे चले। फिर वही अमृतसर वाले ट्रक गए, अमृतसर से आए। मिलिट्री हमारी स्ट्रांग सरदार मिलिट्री थी, वो कैसे मैनेज किया 2 दिन के 1 दिन के अंदर पता नहीं, ये हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन फिर एक टायर की कि फिर चले। जब वहाँ पहुंचे बॉर्डर पर तगारी के बाद, सब सही, सब ठीक, कोई थका नहीं था। जय भारत माता की जय, भारत में वो पहले ही कहने लगे। मिलिट्री ने मना किया, अभी नहीं, चुप रहो। जब अटारी पार करने तब अमृतसर पहुंचे। जब अमृतसर पहुंचे तो वहाँ हालत हिंदुओं की कैंप की भरमार, खाने को नहीं है। दही सलाद 2 रुपए किलो मिल रही थी उन दिन, जो 4 आने किलो मिलती थी। अच्छा, मतलब आप अमृतसर आ गए। अमृतसर मित्रों देखिए, ये हमारी यात्रा का, अखंड भारत से भारत की यात्रा का पहला भाग था। इसके आगे की यात्रा फिर से हम मिलेंगे, और ये बहुत कठिन यात्रा आप लोग आगे भी देखिएगा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और इतनी निर्ममता से हत्या की गई। अरे क्या महिलाओं से, बच्चों से, आप आर्मी से लड़िए, आर्मी से लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ इतनी निर्ममता जो महिलाओं बच्चों सभी के साथ हुई। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपका तो धन्यवाद, और हमारा सौभाग्य कि आप हमारे बीच में हैं और आप ये गाथा हमें बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर से हम मुलाकात करते हैं।